हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम करेंगे पोइट्री। क्योंकि ड्रामा से हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है HPSC PGD 2023 में। तो हम ये सोच के चलते हैं कि हमें ड्रामा, पोइट्री, नॉवल ये सब कर लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनमें से भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है। अब मैंने जो लेक्चर बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि आपको मैं फर्स्ट पेपर का भी उससे कवर हो जाए और सेकंड पेपर का ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाए। मैंने दोनों ही तरह के क्वेश्चन दिए हैं आपको। फर्स्ट पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप और सेकंड पेपर के लिए क्या नाम है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हैं जो कि आज तक के ड्रामा से क्वेश्चन आए हुए थे, PYQ आए हुए थे, जो दूसरे एग्जाम्स में आए हुए थे। तो ऐसे ऐसे टाइप क्वेश्चन भी मैंने आपको क्या नाम है ड्रामा में भी दिए थे और अब मैं पोइट्री में भी आपको दूंगी। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और आपका एक कमेंट, आपका शेयर, सब्सक्राइब, जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, उससे मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अभी एक क्यूरी थी एक स्टूडेंट की, क्या थी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। तो दोनों ही एग्जाम में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से आपका अब तक जो 2023 वाला जो पेपर है उसी को बेस मान के हम अपनी आगे वाली तैयारी कर रहे हैं। वो तो और जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर भी और उसमें भी, तो जो हमारा पेपर आया 2023 वाला, उसके अंदर लिटरेरी क्रिटिसिज्म का नाम मेंस में और ना प्री में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और क्या मानते हैं कि जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर 19 एंड 20th सेंचुरी का सिलेबस दिया हुआ सारा, क्या लिटरेचर वाला। तो 19 और 23 दोनों में ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म आता है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो 1923 का थोड़ा देख लेना, क्योंकि मैंने भी वीडियो डाली हुई है, मैंने मैराथन डाली हुई है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे और मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी हिंदी में। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख लेना, अदरवाइज आएगा तो एक दो क्वेश्चन में भी आ सकता है इससे। अदरवाइज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि परी में नहीं आया हुआ। बाकी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, अगर आपको टाइम लगे तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कल आप ये बोल सकते हो कि मैम ने बोला था कि ये नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप कर भी सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पोइट्री क्या होती है? पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन दैट यूजेज रिदमिक ऑफन मेट्रिक लैंग्वेज टू इवोक इमोशंस। यानी कि एक रिदम वाली लैंग्वेज होती है और इसके अंदर मेट्रिक लैंग्वेज यानी कि भौतिक लैंग्वेज होती है, टू इवोक इमोशन, जिससे जो इमोशन को उजागर करती है, आइडिया को कन्वे करती है, यानी कुछ आइडियाज़ होते हैं उसके अंदर, और टेल स्टोरी, और स्टोरी के बाद कोई स्टोरी होती है पोइम के अंदर, ठीक है। पोइम के अंदर इमोशन होती हैं, कुछ आइडिया होते हैं जो पोइम के अंदर होते हैं, जो हमें देने होते हैं, जो मतलब पब्लिक को बताने होते हैं, और कुछ कोई या फिर कोई स्टोरी हो सकती है, उसको हम नैरेटिव पोइम बोलते हैं। इट इज़ करेक्टराइज बाय इट्स यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। इसके अंदर फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इमेजरी, सिम्बोलिज्म, साउंड पैटर्न सच एज रिम एंड मीटर, यानी कि ये सारी लैंग्वेज का इसके अंदर यूज किया जाएगा। पोइट्री कैन बी लिरिकल भी हो सकती है, नरेटिव भी हो सकती है, ड्रामेटिक भी हो सकती है। इट ऑफन एक्सप्लोर यूनिवर्सल थीम। इसका यूनिवर्सल थीम सच है, इस जो यूनिवर्सल थीम है वो लव के ऊपर हो सकते हैं, नेचर के ऊपर हो सकते हैं, डेथ के ऊपर हो सकते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर हो सकते हैं। अब पोइट्री के टाइप देखते हैं। पोइट्री की टाइप है लिरिक पोइट्री, जिसके अंदर पर्सनल इमोशन और थॉट्स को स्पीकर बताता है, उसको लिरिक पोइट्री बोलते हैं। जैसे सोनेट, ओड्स, एलिजी, ठीक है। इसके टाइप है लिरिक पोइट्री के। नरेटिव पोइट्री होती है जिसके अंदर कोई स्टोरी बताई जाती है, तो इसके अंदर होती है बैलेड्स और एपिक्स। उसके बाद होती है ड्रामेटिक पोइट्री। जैसा कि पता है ड्रामा के अंदर क्या होते हैं, प्लेज, और जिस पोइम के अंदर जो जो प्ले पोइम की फॉर्म में होता है उसको वर्स बोलते हैं, यानी कि वर्स की फॉर्म में जो प्ले होता है, सॉरी पोइम होती है, जो प्ले पोइट्री की फॉर्म में दिया हुआ होता है उसको ड्रामेटिक पोइट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल शेक्सपियर के जो प्ले हैं, प्लेज और ड्रामेटिक मोनोलॉग। एपिक पोइट्री होता है ए लॉन्ग नरेटिव पोइम दैट हैज द एडवेंचर ऑफ हीरोइक फिगर और हिस्ट्री ऑफ ए नेशन, यानी कि जिसके अंदर किसी हीरो की हीरोइज्म दिखाई हो, यानी कि एडवेंचर दिखाए हो हीरो के, या फिर नेशन की हिस्ट्री दिखाई हुई हो। एग्जाम्पल जैसे होमर की आइलेड और ओडिसी, विर्जिल की एनेड। अब देखो, जो ये हैकू है,
फरी वर्स है, सोनेट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अलग अलग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हैकू भी टाइप होती है किसकी, पोइट्री की। और ये बहुत बार आता है एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में हैकू के बारे में बहुत बार आता है। तो हाइकू क्या होता है, ए ट्रेडिशनल जापानीज फॉर्म ऑफ पोइट्री कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन, यानी 3 लाइन की एक पोइम होती है और जिसका पैटर्न होता है 5-7-5, ऑफर फोकसिंग, और ये नेचर का को फोकस करती है, जैसे हेकुस बाई मेस्टो बसो। उसके बाद होता है फरी वर्स। फरी वर्स पोइट्री दैट डज नॉट फॉलो ए स्पेसिफिक मीटर और रिम स्कीम, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक मीटर और रिम स्कीम नहीं होता। अलाउिंग द पोइट मोर फ्रीडम, इसमें अंदर पोइट को बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम होती है, उसको कोई मीटर फॉलो नहीं करना पड़ता, स्कीम फॉलो नहीं करनी पड़ती। एग्जाम्पल वर्क्स बाय वॉल्ट विटमन एंड टी.एस. एलियट। सोनेट ए 40 लाइन पोइम रिटन इन इलेम्बिक पेंटामीटर, जो यानी 14 लाइन की जो पोइट्री होती है जिसको इलेम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, उसको सोनेट बोलते हैं। और ये इसके अंदर लव का जो थीम होता है वो लव का होता है। एग्जाम्पल शेक्सपियर की सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट्स। ओड किसे कहते हैं, ए फॉर्मल एल्बरेट लिरिकल पोइम दैट एड्रेस, और जो किसी को एड्रेस करके लिखी जाती है उसको हम ओड बोलते हैं। जैसे ये किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, आइडिया को एड्रेस करके लिखी जाती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओड। जैसे कि जॉन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल। उसके बाद है एलिजी। एलिजी होती है किसी की मौत के ऊपर जब कोई पोइम लिखी जाती है, जैसे मोर्नफुल मेलनकिल पोइम यूजुअली रिलेटेड टू लेमेंट ऑफ समवन डेथ, जो किसी की डेथ के ऊपर दुख मनाने के लिए जो पोइम लिखी जाती है। एग्जाम्पल थॉमस ग्रे एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड और लिम्ब्रिक। अब ये लिम्ब्रिक भी आप याद करते आए हैं, लिम्ब्रिक को आप याद करते आए, लेकिन एक पोइम की पोइट्री की क्या है, टाइप्स है। ए होमर्स 5 लाइन पोइम, ये भाई लिम्ब्रिक और हाइको ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक बार इसको लर्न करना आप। मेन बात तो इसके अंदर यही याद रखनी है कि ये 5 लाइन की होती है, वो 3 लाइन की, हाइको 3 लाइन की होती है और लिम्ब्रिक 5 लाइन की पोइम होती है। इसके अंदर स्पेसिफिक मीटर होता है और रिम स्कीम होती है। लिम्ब्रिक बाई एडवर्ड लियर के द्वारा लिखी हुई लिम्ब्रिक। हिस्ट्री ऑफ पोइट्री, अब पोइट्री की हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंशियंट पोइट्री, द अर्लीस्ट पोइट्री डेट, ये वाला जो लेक्चर है ना, मैं क्या नाम है, इंग्लिश में ही लिया, ये हिंदी में लाना था पर मेरे को याद नहीं रहा, तो आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ लें। बाकी मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ, इंग्लिश लिटरेचर, ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएं एक बार। And the earliest poetry dates back to ancient civilizations such as the Sumerian, Egyptians and Greek। जो शुरुआत की जो पोइम थी ना, एंशियंट टाइम में जो सिविलाइजेशन जो पोइम शुरू हुई थी, तो वो पोइट्री कौन करते थे, सुमेरियन, इजिप्शियन और ग्रीक्स के द्वारा पोइम गाई जाती थी, या पोइम लिखी जाती थी। एग्जाम्पल इंक्लूड द एपिक ऑफ गिलगेम्स, होमर आइलैंड, ओडिसी, ऋग्वेदा फ्रॉम इंडिया। तो ये सारी जो पोइम के क्या थे, एंशियंट पोइट्री के अंदर ये सारी पोइम्स आती हैं, ये सारे पोइट आते हैं। और उसके बाद आती है क्लासिकल पोइट्री। क्लासिकल पोइट्री ग्रीक एंड रोमन पोइट्स लाइक होमर, सेपो, विर्जिल एंड ओविड सेट द फाउंडेशन फॉर वैष्णव पोइट्री। देयर वर्क्स एम्फेसाइज्ड द थीम ऑफ हीरोइज्म, लव एंड मिथोलॉजी। यानी कि इसके अंदर ग्रीक और रोमन पोइट्स आते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, हीरोइज्म, लव और मिथोलॉजी के ऊपर क्या लिखी जाती है, क्लासिकल पोइट्री लिखी जाती है। उसके बाद आता है मेडिवल पोइट्री। पोइट्री इन मिडिल एज वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन, यानी कि जो मेडिवल एज के अंदर कौन सी पोइट्री आ गई, मेडिवल एज के अंदर आ गई आपकी रिलीजन वाली पोइट्री। इंक्लूड डांटे, डिवाइन कॉमेडी एंड जोफ्रे चौसर, द कैंटरबरी टेल्स। उसके बाद है रेनेसां पोइट्री। द रेनेसां पीरियड था द फ्लोरिशिंग ऑफ पोइट्री इन यूरोप विद पोइट्स लाइक विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन एंड एडमंड स्पेंसर। रेनेसां का जो पोइट्री थी, वो जो पोइट्री थी उसके अंदर जो क्लासिकल फॉर्म था, यानी कि ये कहा गया था कि जो क्लासिकल टाइम की जो वर्क थे उनको रिवाइव किया गया था, उनको पुनर्जीवित किया गया था कि हमें जो क्लासिकल मतलब पोइट्री है, जो थीम है, उसके ऊपर ही हमें क्या लिखनी चाहिए, पोइम लिखनी चाहिए। तो ये रेनेसां में बोला गया था। और इस टाइम पे जो रेनेसां पीरियड में किस किस ने पोइट्री लिखी थी, विलियम शेक्सपियर ने, जॉन मिल्टन ने और एडमंड स्पेंसर ने। उसके बाद है रोमांटिक पोइट्री। Late 18th and 19th century were dominated by the romantic poets like William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Lord Byron, P.B. Shelley, John Keats। Their work emphasized emotion, nature and individualism। ठीक है, तो यानी इनके जो वर्क हैं वो किसके ऊपर,
सॉरी रोमांटिक पोइट्री इनके जो नेचर के ऊपर और इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद के ऊपर और नेचर के ऊपर, इमोशन के ऊपर पोइट्री लिखी है रोमांटिक पोइट्री। और आपको पता है पीबी शेले, जॉन कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, ये सभी क्या थे, पोइट थे। ये जो रोमांटिक एज है इसकी तो हर चीज़ आपको बड़ी ध्यान से रखनी, क्योंकि स्पेसिफिक दिया हुआ है आपके सब्जेक्ट में, सिलेबस में, सॉरी। विक्टोरियन पोइट्री, द विक्टोरियन एरा saw the poet Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, who often explored theme of doubt, faith and social issue। यानी कि उन्होंने ये सारे थीम दिए। मॉडर्निस्ट पोइट्री, द 20th century introduced modernist poetry with poets like T.S. Eliot, Ezra Pound, W.B. Yeats। Their work broke traditional form, यानी कि इसके अंदर जो भी ट्रेडिशनल फॉर्म था पोइम लिखने का वो सब क्या कर दिया, इसके अंदर तोड़ दिया। और राइटर कौन थे, टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड और वी.बी. येट्स। अब ट्रेडिशनल फॉर्म के ऊपर पोइट्री नहीं लिखी जाती थी। एक्सप्लोर थीम ऑफ डिसएलिजमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो थीम थे वो भ्रम थे और मतलब फ्रेगमेंटेशन के ऊपर डिपेंड थे। यानी कि जो युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद लोगों के अंदर निराशा थी, वो इस टाइम की पोइट्री के अंदर आ गई थी, भ्रम आ गया था। तो ये चीज़ें पोस्ट मॉडर्न पोइट्री में भी ऐसे ही होता था। द पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फर्दर ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, यानी कि इसने फिर से ब्रेक किया ट्रेडिशन को, विथ पोइट्स लाइक एलेन जिन्सबर्ग एंड सिल्विया प्लाथ। और पोइट्स कौन थे, एलेन जिन्सबर्ग। दे एक्सपेरिमेंटेड विद फॉर्म एंड लैंग्वेज ऑफन रिफ्लेक्टिंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज, यानी कि जो उस टाइम के इशू चल रहे थे उन्हीं के इशू के ऊपर पोइट्री लिखी गई। उसके बाद है रिलेटेड राइटर कौन कौन से हैं, होमर द ऑथर, एलेड इन्होंने लिखी है आइलेड, ओडिसी, फाउंडेशन ऑफ एपिक्स, वेस्टर्न लिटरेचर, विलियम शेक्सपियर नोन फॉर हिज सोनेट एंड प्लेस, सेंट्रल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर, जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट एन एपिक पोइम एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ रिलीजन एंड रिबेलियन, वर्ड्सवर्थ है लीडर ऑफ रोमांटिक मोमेंट नोन फॉर हिज नेचर पोइट्री, टी.एस. एलियट ए की मॉडर्निस्ट पोइट फेमस फॉर द वेस्टलैंड एंड द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, सिल्विया प्लाथ ए कन्फेशनल पोइट नोन फॉर हर इंटेंस एंड पर्सनल पोइम्स लाइक दोज इन एरियल। तो ये थे भाई मतलब मेन पोइट्री से रिलेटेड। उसके बाद है पोइट्री क्रिटिसिज्म। अब पोइट्री आप कह रहे थे कि क्रिटिसिज्म आएगा नहीं आएगा, तो क्रिटिसिज्म के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पोइट्री में क्रिटिसिज्म में क्या क्या था। तो फॉर्मलिज्म, फोकस ऑन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम, अमेजिंग इट्स मीटर, रिम एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि इनके अंदर सब जो सारे इसके फॉर्म है लिटरेरी के, फॉर्मलिज्म, इन सब के ऊपर फोकस किया गया। और क्या नाम है इसके जो मुख्य जो क्रिटिक थे वो क्लिंथ ब्रूक थे और जॉन क्रो रैनसम थे। उसके बाद है न्यू क्रिटिसिज्म इम्पेजेस क्लोज रीडिंग, यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म ये बोला गया कि हमें राइटर के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं कि राइटर कौन है, कि उसका बायोग्राफी क्या है, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमें क्या करना है, जो भी टेक्स्ट है उसकी क्लोज रीडिंग करनी है। यही न्यू क्रिटिसिज्म में बताया गया था। ठीक है, और इससे जो रिलेटेड राइटर हैं वो आई.आर. रिचर्ड और टी.एस. एलियट हैं। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर क्या होता है, एनालाइज द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर इन पोइट्री सच एज लैंग्वेज सिस्टम एंड, यानी कि लैंग्वेज सिस्टम के बारे में जो भी उनका कल्चर कोड थे, लैंग्वेज थी, वो सब स्ट्रक्चरिज्म में आता है। रोमन जैकबसन और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ये थ्योरी दी थी भाई। अगर आप पढ़ना चाहें क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की थ्योरी क्रिटिसिज्म में, वो मैंने क्या नाम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाली जो मैराथन ली हुई है उसके अंदर मैंने कंप्लीट करवा रखा है ये। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ना चाहिए, इसकी थ्योरी कंप्लीट डाली हुई है मैंने सभी राइटर की। करीब 8 घंटे की क्लास बनती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, जो मैंने चैनल के ऊपर डाल रखी है 2 वीडियो में। उसके बाद है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, चैलेंज द आइडिया ऑफ द फिक्स्ड मीनिंग इन पोइट्री, यानी कि फिक्स्ड मीनिंग, पोइट्री का फिक्स मीनिंग के ऊपर फोकस किया गया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। और फ्लूडिटी ऑफ मीनिंग एंड द रोल ऑफ द रीडर, यानी रीडर के क्या रोल होने चाहिए उनके ऊपर भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर फोकस किया गया है। जैकस डेरिडा और रोलांड बार्थ्स, जो भाई डेरिडा है, बार्थ्स है, सब की सबका की बायोग्राफी और सबका क्रिटिसिज्म मैंने दिया हुआ है मैराथन में। साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, एग्जामिन द साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ पोइट्री एक्सप्लोरिंग अनकॉन्शियस डिजायर एंड एंग्जाइटीज एक्सप्रेस्ड थ्रू द टेक्स्ट। जो साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म है वो एग्जामिन करता है साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ पोइट्री, यानी कि पोइट्री का जो साइकोलॉजिकल
आयाम है पोइट्री के। एक्सप्लोरिंग अनकॉन्शियस डिजायर एंड एंग्जाइटीज एक्सप्रेस थ्रू द टेक्स्ट, यानी कि जो भी माइंड से रिलेटेड होती है वो साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म में आ जाता है। जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाली जो वीडियो है जो मैंने बनाई है उसके अंदर पूरा मेरे को एक मंथ लगा था, क्योंकि मैंने उसको बहुत एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके डाला हुआ है चैनल के ऊपर। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही काम किया। एक बार आप उसको देख लेंगे तो आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप जब क्वेश्चन करेंगे RS अग्रवाल से तो फिर आपका वो जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। नो डाउट बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला, पर मैंने इसको बहुत ही ईजी करने की कोशिश की है और मैराथन में डाला है। की क्रिटिसिज्म है सिगमंड फ्रेंड और जैकस लैकन। उसके बाद मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है एनालाइज पोइट्री थ्रू द लेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल के हिसाब से पोइट्री को देखना है, यानी कि जो मजदूर वर्ग है वो कैसे पोइट्री, उसके बारे में पोइट्री लिखी, इसके अंदर उनकी क्या विचारधारा है उसके बारे में पोइट्री को एनालाइज किया गया। और कार्ल जो की क्रिटिसिज्म है जो की क्रिटिक है वो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जैम्सन। उसके बाद है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर क्या था, एग्जामिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इन पोइट्री हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंस एंड वॉइसेज ऑफ वुमेन। इसके अंदर वुमेन की आवाज़ को उठाया गया। जो की क्रिटिक्स हैं वो हैं एलन सोवल्टर और सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुसैन गुबर। इको क्रिटिसिज्म एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पोइट्री एंड द नेचुरल वर्ल्ड। पोइट्री और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में इसको एनालाइज किया गया। फोकस ऑन इन्वायरमेंटल कंसर्न, और जो इन्वायरमेंटल की जो कंसर्न है उसके बारे चिंता उसके बारे में फोकस किया गया। क्या है सिरिल ग्लोडफेल्टी और लॉरेंस बुल, ये इसके क्या है की क्रिटिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक कंक्लूजन दिया हुआ है पोइट्री के बारे में। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन दिए हैं वही जो आज तक एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो PY के होते हैं उनमें से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है कि हमारे आगे वाले पेपर में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार तो ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता द रोड नॉट टेकन, कि कौन सा रास्ता आदमी को अपनाना चाहिए। इस कविता में प्रस्तुत विकल्प के प्रतीकवाद पर चर्चा करें। एक बार इसको आप हिंदी में पढ़ लेंगे, क्योंकि इस लेवल के ऊपर आप हिंदी से ऐसे टाइप क्वेश्चन हिंदी पढ़ के अगर आपको सब कुछ लर्न है हिंदी में तो आप ऐसे टाइप क्वेश्चन ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको हिंदी में भी दे दिया है और ये देखो इंग्लिश में भी मैंने आपको डाल दिया है। उसके बाद टिंटन एबे लास्ट में मैंने इसको इंग्लिश में भी दिया हुआ सभी क्वेश्चन को। टिंटन एबे के ऊपर लिखना है। ठीक है, यानी कि ये किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। जॉन डन की मेटाफिजिकल कविताओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए किसी एक कविता का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद TS एलियट की कविता द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफरोक के आधुनिकतावाद के तत्वों पर चर्चा करें। मैं सारी पोइम अगर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका लेक्चर भी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। दिखा तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और वीडियो के को भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। डैफोडिल्स कविता में वर्ड्सवर्थ के प्रकृति प्रेम को समझाते हैं, उनके मुख्य विचारों पर चर्चा करें। ठीक है, उसके बाद है ये मैंने जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में दे दिए हैं। जैसे अब एक बार इनको इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे ना आप, तो बाकी मैंने सैंपल के लिए आपको 2-3 क्वेश्चन ही दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं ये एक बार आप पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, ये जो अभी पहले मैंने हिंदी में दिए थे और अब मैंने इनको इंग्लिश में दिया इन क्वेश्चंस को। एक बार रीडिंग कर लेंगे इनकी तो इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद है डिस्कस द मेजर थीम इन रविंद्रनाथ टैगोर पोइम। भाई यहाँ पर मैंने इंडियन राइटर के क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कुछ हिंदी राइटर को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो क्या पता है कि हिंदी राइटर में से भी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि जब भास और ये राइटर हैं इनके बारे में क्वेश्चन आते ही हैं हमारे इंग्लिश में। तो अगर ये इनको सिर्फ आपको जस्ट रीडिंग लेनी है बस इनकी एक। ठीक है, और जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड राइटर हैं उनको डीपली पढ़ना है। जैसे कि ये पोइम है क्या नाम है, टैगोर की पोइम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। ये वाली पोइम भी आपको पढ़नी है एक बार। उसके बाद एनालाइज द यूज ऑफ सिम्बोलिज्म इन सरोजिनी नायडू पोइम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। ठीक है,
ये मैंने हिंदी में भी डाल दिया है इसको। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ भक्ति एज रिफ्लेक्टेड इन द पोइम्स ऑफ कबीर। ये जैसे ये वाले राइटर हैं, एक बार इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, चाहे इसको आप हिंदी में पढ़ लेना। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ द सूफी फिलोसफी ऑन आमिर खुसरोज पोइट्री। सूफी के बारे में है, खुसरो के बारे में है। तो एक बार इनको बस आप जस्ट रीडिंग ले लेना, हिंदी में ही ले लेना। एनालाइज द पैट्रिक एलिमेंट इन सुब्रमण्यम भारतीज पोइट्री। सुब्रमण्यम भारती की पोइट्री को एनालाइज करना है एक बार, ठीक है। और ये इंडियन। अब देखो, भारतीय अंग्रेजी कविता का इतिहास। भारत में अंग्रेजी कविता का इतिहास औपनिवेशिक काल से शुरू होता है और जब अंग्रेजों का भारत में शासन था। भारतीय अंग्रेजी कविता का उद्भव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, जब भारतीय कवियों ने अंग्रेजी भाषा को साहित्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना शुरू कर दिया था। ये कवि अंग्रेजी में लिखकर अपनी भारतीय पहचान और अनुभवों को व्यक्त करते थे। प्रारंभिक कवियों में से कई ने अंग्रेजी भाषा को औपनिवेशिक शासन के एक औजार के रूप में देखा, लेकिन साथ ही उन्होंने इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान को अभिव्यक्त करने के साधन के रूप में भी इस्तेमाल किया। मुख्य लेखक और उनके उदाहरण। हेनरी लुइस विवियन डेरोज़ो। हेनरी लुइस विवियन डेरोज़ो का भारतीय अंग्रेजी कविता का उनको पहला प्रमुख कवि माना जाता है। उन्होंने 1820 के दशक में कविताएं लिखी जो भारतीय समाज की समस्याओं और राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करती थी। टू इंडिया माई नेचर लैंड उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें वह भारतीय दुर्दशा पर शोक व्यक्त करते हैं और देश के गौरव को पुनर्स्थापित करने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कविता का ये लाइन भी दी हुई, माई कंट्री इन द डेज ऑफ द ग्लोरी पास्ट ए ब्यूटियस हेलो सर्कल राउंड द ब्रो। उसके बाद है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। उनकी कविताएं भारतीय जीवन और संस्कृति का संजीव चित्रण करती हैं। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भारतीय भावनाओं को अत्यंत सुंदरता से व्यक्त किया है। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद उनकी एक प्रसिद्ध कविता, जिसमें हैदराबाद के बाजारों का रंगीन और जीवंत वर्णन किया गया है। कविता का अंश है, वट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स, रिचली यूर वेयर्स आर डिस्प्लेड, टर्बन्स ऑफ द क्रिम्सन्स एंड सिल्वर, टोनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेट। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें में आज साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ने भी अंग्रेजी कविताएं लिखी। उन्होंने बंगाली भाषा से अपनी कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया। गीतांजलि उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है, जिसमें आध्यात्मिक और मानवता के गहन विचार व्यक्त किए गए हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई वेयर नॉलेज इज फ्री, ये गीतांजलि की लाइन है रविंद्रनाथ टैगोर की पोइम की। उसके बाद है निसिम एजेकिल। निसिम एजेकिल को आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कविता का जनक माना जाता है। उनकी कविताएं शहरी जीवन और व्यक्ति की आंतरिक दुनिया को दर्शाती हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन भी उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, जो एक भारतीय ग्रामीण परिवार पर एक बिच्छू के काटने के प्रभाव को व्यक्त करती है। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन, 10 hours of the steady rain had driven him to travel and beneath a sack of rice। उसके बाद है कमला दास। कमला दास अंग्रेजी कविता की एक प्रमुख महिला कवि थी। उनकी कविताएं महिला अनुभवों और उनकी भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति करती हैं। एन इंट्रोडक्शन उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें वह अपनी पहचान और भाषा और स्त्रीत्व के सवालों को उठाती है। आई एम इंडियन वेरी ब्राउन बोर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 languages राइट इन 2 ड्रीम इन 1। भारतीय अंग्रेजी कविता का क्या महत्व है? भारतीय अंग्रेजी कविता एक महत्वपूर्ण, ये भाई ये आप पढ़ लेना, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। अभी पोइट्री से कुछ PYQ ले लेते हैं, जो कि पहले वाले एग्जाम में आए हुए थे। पोइट्री के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। Which of the following poets is known for the use of the religious and philosophical theme in his poetry? रिलीजियस और फिलोसफिकल जो थीम था वो किसकी पोइट्री में है? वो A.K. रामानुजन की पोइट्री में है। A.K. रामानुजन पोइट्री often incorporate the theme of from religious and philosophical tradition and blending them with modern concern। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट इज नोन फॉर द फ्रेज ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। सबको पता है जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स ने अपनी कविता एंडीमियन में यह पंक्ति लिखी है। यह पंक्ति बताती है कि कोई भी सुंदर चीज़, चाहे वह प्रकृति में हो या कला में, शाश्वत आनंद प्रदान करती है, भले ही वह वास्तविक जीवन में अक्षणिक हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज T.S. Eliot एक्सप्लोर द थीम ऑफ स्पिरिचुअल डिसोलेशन और डिस्पेयर। यानी कि ये जो थीम है वो T.S. Eliot ने किस पोएम में दिया है? वेस्टलैंड में दिया है। द
टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड है एक आधुनिकतावादी कविता है जो आध्यात्मिक खालीपन की दुनिया को दर्शाती है, जिसमें निराशा, हताशा और आधुनिक समाज के विखंडन की थीम को खोजा गया। क्योंकि भाई ये जो पोइम थी ना वो वर्ल्ड वार के बाद आई थी, इसी वजह से इसके अंदर ये सारी चीज़ें पोइट्स के अंदर आ गई थी और उनकी पोइम के अंदर वो साफ देखी जा सकती थी। उसके बाद है हूँ अमंग द फॉलोइंग इज मेटाफिजिकल पोइट बाई जॉन डन। जॉन डन एक मेटाफिजिकल कवि माने जाते हैं जो अपनी जटिल छवियों, प्रेम और धर्म और मृत्यु के विषयों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अक्सर कल्पना और विरोधाभासों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द पोइम दैट बिगिंस विद द लाइन आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ये इस लाइन से कौन सी पोइम शुरू होती है? डैफोडिल शुरू होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोइम है। द पोइम रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ लव, यानी कि वो लव के लिए, नेचर के लिए लव दिखाते हैं। डिपिटिंग द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स दैट फिल द पोइट, यानी कि जो डैफोडिल्स हैं उनकी क्या कि उसको दिखाते हैं, उनकी सुंदरता को दिखाते हैं जो पोइट को खुशी और प्रेरणा से भर देती है। चौथी फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक के द्वारा ओट क्या नहीं लिखी गई? ओट टू वेस्ट विंड नहीं लिखी। चिमनीज वेपर, द टाइगर और लंदन लिखी गई है। उसके बाद है ओट टू वेस्ट विंड पी.बी. शैली द्वारा लिखित गई है, विलियम ब्लैक द्वारा नहीं लिखी गई है। अन्य 3 कविताएं ये किसके द्वारा लिखी? ब्लैक के द्वारा लिखी हैं, जो मासूमियत, अनुभव और सामाजिक आलोचना के विषयों की खोज करती हैं। ठीक है। उसके बाद हु इज द पोइट ऑफ द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। ये जॉन किट्स की पोइम है और जॉन किट्स की ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्थ से है। ये किट्स के इस विश्वास को दर्शाती है कि सुंदरता और सत्य की प्रकृति शाश्वत है और ये 2 अवधारणाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या क्या जुड़ी हुई हैं? 2 चीज़ें, सुंदरता और सत्य। उसके बाद इन विच पोइम डज BBS डिस्कस द क्योस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड विद द फेमस लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट एट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो भाई ये लाइनें किस मतलब जो फेमस लाइन है वो किस पोइम की हैं? द सेकंड कमिंग की हैं। द सेकंड जो WBS की कविता सेकंड कमिंग है, समाज की संरचनाओं के टूटने और एक अशुभ भविष्य की संभावना पर विचार व्यक्त करती है। पंक्ति थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड यह बताती है कि दुनिया अराजकता और अव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट द रेप ऑफ द लोक। तो ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखी गई एक मॉक एपिक कविता है। यह एक तुच्छ घटना का उपहास करता है और जिसे शास्त्रीय साहित्य की महाकाव्य लड़ाइयों से तुलना करता है। यानी कि एक छोटी सी चीज़ की तुलना वो किससे करता है? महाकाव्य की लड़ाइयों से, जिसमें वह अभिजात यानी कि जो अरिस्टोक्रेटी जो समाज है उसके घमंड और सत्यता की आलोचना करता है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द पोइट हु रोट माई लास्ट डच इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग अबाउट ए ड्यूक पॉजेसिव एंड जेलस नेचर। तो ये है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग वही फेमस थे किसके लिए? मोनोलॉग के लिए। मैं आपको बहुत जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें ये वीडियो में लिखी हुई हैं। आप तो को जहाँ भी डाउट है आप उसको क्या नाम है पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी, मैं नहीं चाहती कि आपका 1 भी मिनट वेस्ट हो, क्योंकि वो चीज़ मुझे भी खुद पसंद नहीं है कि पूरा 1 घंटे का लेक्चर हो जाए और उसके अंदर सिर्फ आप 5 ही क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ हाफ एंड हावर की वीडियो में। ठीक है, या थोड़ी सी ज़्यादा भी हो तो उसके अंदर आपका कंटेंट फुल मिले आपको। उसके बाद है 10 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज एसोसिएटेड विद द प्री रेफेटल ब्रदरहुड। तो डांटे, गैब्रियल, रोसेटी प्री रेफेटाइल ब्रदरहुड के एक प्रमुख सदस्य थे जो एक समूह था जिसमें अंग्रेजी चित्रकार, कवि, आलोचक शामिल थे। इस समूह का उद्देश्य कवान चित्रों, इतालवी कला की सूक्ष्मता, तीरों, रंगों और जटिल रचनाओं को पुनर्जीवित करना था। इन विच पोइम डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। तो ये किसके अंदर कहा है वर्ड्सवर्थ ने? ये कहा है लिरिकल बैलेड्स के अंदर। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स की प्रस्तावना में कविता को प्रभावशाली भावनाओं को सहज प्रभा के रूप में वर्णित किया है। यह विचार इस विश्वास को दर्शाता है कि कविता गहरी भावनाओं से उत्पन्न होती है और जो शांति में याद की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय T.S. Eliot बिगिन विद द लाइन अप्रैल इन द क्रूलेस्ट मंथ। तो ये किससे शुरू होती है अभी? वेस्टलैंड वाली जो पोइम है वो इस लाइन से द अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, इस लाइन से शुरू होती है द वेस्टलैंड।
अप्रैल इज द क्लोस्ट मंथ टी.एस. एलियट की कविता है। द वेस्टलैंड की शुरुआत में आती है। यह पंक्ति कविता के अक्षय पुनर्जन्म और आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं के अन्वेषण का परिचय देती है। आइडेंटिफाई द पोइट नॉन फॉर हिज वर्क सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। तो ये किसकी है? ये है विलियम ब्लैक की। Songs of Innocence and Experience is a collection of the poems by William Blake that contrasts the innocent and the pure perspectives of childhood with the darker, more experienced outlook of the adulthood। यानी कि ये जो विलियम ब्लैक की कविताओं का एक संग्रह है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, बचपन के मासूम और शुद्ध दृष्टिकोण और वयस्कता के अंधेरे अधिक अनुभवजन्य दृष्टिकोण के बीच के अंतर को दर्शाता है। यानी कि मासूम और एक्सपीरियंस लोगों के बीच के अंतर को दर्शाता है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, विलियम ब्लैक की पोइम। थर्टीन क्वेश्चन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी से जॉन कीट्स रिलेटेड है। जॉन कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी एक शब्द गढ़ा है जो उस कवि की अक्षमता को दर्शाता है जो अनिश्चितता और अस्पष्टता को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में एक क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेंगे। मैं आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी में। अनिश्चितता और स्पष्टता को स्वीकार कर सका है। ठीक है, तो ये कहता है कि ये बिना किसी तर्कसंगत या तार्किक व्याख्या की आवश्यकता के है। यह अवधारणा कीट्स के कविता के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती है जहाँ उन्होंने अज्ञात की सुंदरता को महत्व दिया है। नेगेटिव कैपेबिलिटी के अंदर यानी अज्ञात की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ द अननोन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द पोएट्स एक्सपीरियंस ऑफ रीविजिटिंग प्लेस आफ्टर 5 years एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो भाई ये किस पोइम के बारे में बात की है जिसके अंदर पोइट एक्सपीरियंस ऑफ रीविजिटिंग ए प्लेस आफ्टर 5 यानी कि एक प्लेस के ऊपर जब जो पोइट है वो 5 साल के बाद जाता है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द पैसेज ऑफ टाइम, और प्रभाव जो टाइम का प्रभाव उसके बारे में क्या करता है, बात करता है। तो वो पोइम है द लाइन्स कंपोज्ड ऑफ ए फ्यू माइल्स अबोव टिंटन एबे। इसके अंदर क्या है, वर्ड्सवर्थ एक कविता है जिसमें 5 साल बाद वाई वैली को फिर से देखते हैं। कौन सी वैली? वाई वैली। क्वेश्चन आ सकता है, वाई वैली को 5 साल बाद फिर से देखते हैं। कविता समय के साथ उनकी अवधारणा और भावनाओं में बदलाव और उनकी आत्मा पर प्रकृति के स्थायी प्रभाव पर विचार करती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 16 विच पोइट रोट एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। तो ये पोइम थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इज ए वन ऑफ द थॉमस ग्रे मोस्ट फेमस पोइम। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द लिव्स ऑफ द कॉमन पीपल buried in country churchyard and meditation on themes of the morality, obscurity and the inevitability of death। यानी कि जो ये पोइम है उसके अंदर एक ग्रामीण चर्च यार्ड में आम लोगों के जीवन पर विचार करती है, जो दफनाए गए हैं उन लोगों के आम जीवन पर विचार करती है। मृत्यु, अनिश्चितता, मृत्यु की अनिवार्यता जैसे विषयों पर चिंतन करती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पोइट ऑफ द हार्लेम रेनेसांस। तो ये जो हार्लेम रेनेसांस है उसके से पोइट कौन से रिलेटेड है? लैंगस्टन ह्यूजेस हार्लेम पुनर्जागरण के एक प्रमुख कवि थे जो 1920 के दशक में अफ्रीकी अमरीकी संस्कृति का उत्सव मनाने वाला एक सांस्कृतिक आंदोलन था। उनकी कविताएं अक्सर नस्लीय पहचान, सामाजिक न्याय और काले अमेरिकियों के अनुभव से संबंधित होती थी। तो भाई ये लैंगस्टन ह्यूजेस हार्लेम, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अमेरिकन पोइट है ये, ब्लैक अमेरिकन पोइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम डज द स्पीकर एड्रेस ए बर्ड एंड एक्सप्लोर द थीम ऑफ इमोरलिटी। तो ओड टू नाइटिंगेल के अंदर एक किसको, बर्ड को एड्रेस करते हैं। ठीक है, देखो ओड टू ए नाइटिंगेल, जॉन कीट्स एक नाइटिंगेल को संबोधित करते हैं और अमरता के विषय पर विचार करते हैं। पक्षी का गीत जो समय और स्थान से परे है, शाश्वत सुंदरता और मानव जीवन की अक्षण बहुमूल्यता का प्रतीक है। उसके बाद हु रोट द पोइम द रोड नॉट टेकन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोइम लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। यह चुनाव और व्यक्तित्व के इस विषय का अन्वेषण करते हैं जिसमें वक्ता एक कम यात्रा किए गए रास्ते को चुनने के निर्णय और उस निर्णय के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हैं। यानी जिस रास्ते के ऊपर ज़्यादा लोग नहीं गए हैं उस रास्ते को चुने
और उसके वहाँ पर जाने से आपका क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस किया गया इस कविता के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज बेस्ट नोन फॉर हिज पोइम डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। ठीक है, तो ये डायलन थॉमस की पोइम है जिसके लिए डायलन थॉमस जाने जाते हैं। भाई ये जो न्यू क्वेश्चन आए हैं थोड़े से, जो पहले नॉन क्वेश्चन नहीं है, तो इनको थोड़ा सा डीपली लर्न कर लेना। ठीक है, उसके बाद है डू नॉट गो जेंटल इनटू द दैट गुड नाइट। डीलन थॉमस द्वारा लिखी गई एक विलनेस है जिसमें कवि अपने पिता से मृत्यु के खिलाफ लड़ने का आग्रह करता है। यह कविता मृत्यु की अनिवार्यता के खिलाफ विद्रोह की शक्तिशाली अभिव्यक्ति और जीवन से चिपके रहने की इच्छा है। आइडेंटिफाई द पोइट हु रोट द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रूफर्क, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग एक्सप्लोरिंग द इनर थॉट्स ऑफ ए मिडल एज्ड मैन। तो इसके अंदर एक मिडल एज्ड मैन का के जो क्या नाम मोनोलॉग दिखाया गया है वो कौन सी है? टी.एस. एलियट की पोइम है। ठीक है, टी.एस. एलियट ने पोइम लिखी है द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफर्क। टी.एस. एलियट द्वारा लिखी एक नाटकीय कलाप है। यह कविता नायक जे अल्फ्रेड प्रूफर्क के विचारों और असुरक्षाओं का अन्वेषण करती है, जो अपने जीवन पर विचार करते हैं और अपर्याप्तताओं और अलगाव की भावना से जूझते हैं। Which poem by S.T. Coleridge feature the famous line water water everywhere not any drop to drink? तो रिम ऑफ द एंशियंट मैरिनर S.T. Coleridge की पोइम है। ये कविता है जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक की निराशा को वर्णन करती है, जब वह पानी से घिरा हुआ है जिसे वह पी नहीं सकता, जो एक अभिभूत असहायता की भावना का प्रतीक है। Who among the following poets wrote The Westland, a modernist poem that reflects the disillusionment of the post-World War I Europe? तो भाई ये टी.एस. एलियट ने लिखी थी, हमने पढ़ भी लिया इसके बारे में। Which of the following poets wrote the Canterbury Tales? तो ये जो पोइट है कैंटरबरी टेल वो जोफ्रे जॉर्ज ने लिखी थी। जो कैंटरबरी टेल्स लिखा जो 24 कहानियों का एक संग्रह है। कहानियाँ एक तीर्थ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों द्वारा सुनाई जाती है। यह कृति अंग्रेजी साहित्य की आधारशिला मानी जाती है और मध्ययुगीन जीवन का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। इन विच पोइम डज विलियम ब्लैक एक्सप्लोर द कंट्रास्ट बिटवीन द इनोसेंस एंड द एक्सपीरियंस मेटाफर ऑफ लैम्ब एंड ए टाइगर। ठीक है, थ्रू द मेटाफर ऑफ लैम्ब एंड टाइगर। कौन सी पोइम के अंदर लैम्ब और टाइगर के मतलब जो 1900 और एक्सपीरियंस को दिखाया है, यानी कि उनके बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया है कि लैम्ब के बीच में और टाइगर के बीच में, कौन सी पोइम के अंदर? तो द लैम्ब एंड द टाइगर। विलियम ब्लैक ने मासूमियत और अनुभव के विषयों का अन्वेषण अपनी संगति कविताओं द लैम्ब एंड द टाइगर में किया है। द लैम्ब जो मासूमियती और कोमलता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि टाइगर अनुभव शक्ति और संभवत सर्जन के अंधेरे पहलुओं का प्रतीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज एसोसिएटेड विद द टर्म स्प्रंग रिदम? तो भाई ये जो स्प्रंग रिदम से रिलेटेड है वो पोइट है गेराल्ड मैनली हॉपकिंस। जॉर्ज मैनली हॉपकिंस ने स्प्रंग रिदम की अवधारणा विकसित की है, जो एक काव्यात्मक मीटर है जिसमें प्रत्येक बलाघाती शब्दार्थ के बीच अनिश्चित संख्या में आलाप allow a variable of the Thomas Sprung rhythm poetic meter that allow a variable a number of unstressed syllables between each stressed syllable. This innovative approach to rhythm created a more natural speech-like quality in poetry. यानी कि भाई स्प्रिंग रिदम के अंदर एक पोइटिक मीटर होता है दैट अलाउ ए वेरिएबल, इसके अंदर वेरिएबल होते हैं, पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबस होता है उसके बाद इस स्ट्रेस्ड सिलेबस के बीच में। दिस जो इनोवेशन है ये पोइट्री को क्या करता है? क्रिएटेड मोर नेचुरल बनाता है और क्वालिटी बढ़ाता है पोइम की, यानी कि स्पीच लाइक क्वालिटी देता है पोइट्री को। ये इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग रिदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेस्टरल एलर्जी? पेस्टरल एलर्जी है लिसिडास। जॉन कीट्स द्वारा लिखी लिसिडास एक ग्रामीण शोक गीत है जो साथी कवि एडवर्ड किंग की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। कविता एक ग्रामीण परिदृश्य में स्थापित और कवियों को चित्रित करने के लिए चिरागों का प्रयोग है, जिसमें हानि, मृत्यु, कलात्मक विरासत जैसे विषयों पर विचार किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स डज द फ्रेश ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी अपीयर? तो ये ओड ऑन ए ग्लेशियर के अंदर ये पोइम आती है।
ब्यूटी जॉन किट्स की कविता ऑन एग्रेशन ऑर्डर में आता है। यह कवि विचार को समेटता है कि सुंदरता और सत्य परस्पर जुड़े हुए हैं और सुंदरता का सौंदर्य अनुभव सत्य का एक रूप है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग है लास्ट डचेज पोएम का, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल लास्ट डचेज पोएम है। एक नाटकीय गलाप का क्लासिक उदाहरण है। कविता में फेरेरा का ड्यूक अपनी दिवंगत पत्नी के चित्र के बारे में एक प्रतिनिधि से बात करता है। देखो ये यहाँ से आ गया है कि फेरेरा का जो ड्यूक है अपनी दिवंगत पत्नी के चित्र के बारे में प्रतिनिधि से बात करता है, जिससे उसकी नियंत्रित और ईर्ष्यालु प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि एक जो ये ड्यूक कहाँ का है, फेरेरा का ड्यूक है। विच पोइट रोट द फेमस लाइन आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लाइन लिखी थी। ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता डैफोडिल्स, जिसे आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड भी कहा जाता है। ये आरंभिक पंक्ति है। कविता प्रकृति के प्रति कवि के गहरे संबंध और उनके द्वारा मानव आत्मा को प्रेरित करने की अक्षमता को दर्शाती है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं भाई। अपने कुछ इंडियन क्वेश्चन और ले लेते हैं, इंडियन पोइट्री से एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं 10 क्वेश्चन और ले लेते हैं एक बार, इसके 40 हो जाएंगे। मोक एपिक पोइम किसने लिखी थी? द मोक एपिक पोइम में से द रेप ऑफ द लोक, अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखित रेप ऑफ द लोक एक प्रसिद्ध मोक एपिक कविता है। यह अभिजात वर्ग के तुच्छ झगड़ों का मजाक उड़ाता है और एक साधारण घटना को महाकाव्य कविता की भव्यता, और ये आपको मैंने पढ़ा दिया था। पोइट एपिक पोइम द फेयरी क्वीन। ठीक है, तो ये एपिक ये एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी। फेरी क्वीन जो कविता जो अंग्रेजी भाषा की सबसे लंबी कविताओं में से एक है। यह एक रूपक करती है और ट्यूडर वंश और एलिजाबेथ का उत्सव करती है, जिसमें उनके पात्रों के माध्यम से गुणों का प्रतीकात्मक चित्रण होता है। फेरी क्वीन के अंदर ट्यूडर वंश और एलिजाबेथ का क्या करती है? ये रूपक की करती है ट्यूडर वंश और एलिजाबेथ। ये पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से वंश इसके अंदर थे, यानी कि इनका का उत्सव करती है एलिजाबेथन वन और ट्यूडर वंश का, जिसमें उनके पात्रों के माध्यम से गुणों का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया फेरी क्वीन के अंदर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डज द लाइक वे वाटर। ये मैंने करवा दिया है क्वेश्चन आपको, ये दोबारा आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटी, हम कर चुके हैं। ए थिंग योर ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये एंडीमियन से है। ठीक है, उसके बाद है टी एस एलियट बिगिन विद द लाइन अप्रैल, ये भी हो गया है हमारा क्वेश्चन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नोन फॉर सोनेट। एमेरिटी से किसको जाना जाता है? एडमंड स्पेंसर को। एडमंड स्पेंसर अपने सोनेट क्रम एमरोटी के लिए जाने जाते हैं, जो उनके एलिजाबेथ बोयल के साथ प्रेमालाप और आतंक विवाह का वर्णन करता है। यह क्रम अपने आनंदपूर्ण स्वर के लिए अद्वितीय और प्रेम और मिलन का उत्सव मनाता है, न कि असफल प्रेम पर केंद्रित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय W.B. Yeats कंटेन द लाइन द थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो ये सेकंड कमिंग है। ये लाइन किसके अंदर है? सेकंड कमिंग के। ये भी मैंने पढ़ा दिया है आपको। हु रोट द फेमस पोएम द लेडी ऑफ सैलोट, लॉर्ड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी ये पोएम। और क्या है? ये एक प्रसिद्ध कविता है। यह एक रहस्यमय महिला की कहानी बताती है जो अलगाव में रहने के लिए स्थापित है और जो बाहरी दुनिया को प्रतिबिंबित करने वाला एक टेपेस्ट्री बुनती है, लेकिन खुद इसे कभी अनुभव नहीं कर सकती। ठीक है, 40 क्वेश्चन है आपका। इन विच पोएम डज द फ्रेज ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट अपीयर। तो ये रोमियो एंड जूलियट के अंदर है भाई, ये जो फ्रेज आया हुआ है। ठीक है, वाक्य से रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट में आता है। ठीक है, अब थोड़े इंडियन पोइट्स की और पोइट्री कर लेते हैं भाई। मैं इंडियन पोइट्री को साथ में लेके इसलिए चल रही हूँ क्योंकि इंडियन जो लिटरेचर है उससे 2023 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे और मैं बहुत जल्दी ये पोइम करवाऊंगी आपको। कुछ चीज़ें पढ़ूंगी और कुछ नहीं, क्योंकि टाइम वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आप अगर कुछ चीज़ें रह जाएँ तो आप पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन जो पोइम है विद रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सेस ऑफ बीइंग ए वोमन एंड ए पोइट। ठीक है, तो ऑथर कौन है भाई? इंट्रोडक्शन का कमला दास है। कमला दास इंट्रोडक्शन एक भारतीय महिला और कवि के रूप में उनकी पहचान एक प्रभावशाली चिंतन है। यह कविता पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देती है, स्वायत्तता, भाषा और आत्म अभिव्यक्ति के विषयों
की खोज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन जेरूरी ए लैंडमार्क इन द जेजूरी ए लैंडमार्क इन मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, यानी कि कौन सा पोइट इस जो एक कलेक्शन है जेजूरी से रिलेटेड है, जो लैंडमार्क है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री का इंडिया में, तो अरुण कोलतार। ठीक है, अरुण कोलतार की एक जरूरी कविताओं में से एक कविता का एक संग्रह है जो महाराष्ट्र के एक तीर्थ यात्रा नगर का सार प्रस्तुत करता है। कविताएं यथार्थवाद को धार्मिक प्रथाओं की सूक्ष्म आलोचना के साथ मिलाती हैं, जिसमें वह भारतीय कविता अंग्रेजी कविता में एक महत्वपूर्ण कृति बन जाती है। याद रखना है, जेजूरी तीर्थ यात्रा नगर का सार प्रस्तुत करती है। और क्या है, अरुण कोलतार। विच इंडियन पोइट रोट द फेमस लाइन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। मेंडिंग वॉल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है। ठीक है, मेंडिंग ये पढ़ लेना आप अच्छे से इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ द क्या है, अक्सारा एक सिग्निफिकेंट टर्म इन इंडियन पोइट्स। क्या है भाई, ये ए के रामानुजन एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और विद्वान अक्सर की एक अवधारणा का, भाई सॉरी कभी कभी मेरे से प्रोनाउंसिएशन में जो मिस्टेक हो जाती है उसके लिए सॉरी। तो विद्वान अक्सर की अवधारणा का अन्वेषण करते हैं, जिसका अर्थ है भारतीय काव्य शास्त्र में अविनाशी अनंत अक्षर। उनके कार्य पारंपरिक भारतीय साहित्यिक रूपों और आधुनिक विषयों के बीच की खाई को पाटते हैं। किसके हैं भाई, ये अक्सर वर्ड याद रखना है, ए के रामानुजन। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोट द एपिक पोएम सावित्री किसने लिखा, श्री अरबिंदो ने लिखा। जो आध्यात्मिक दर्शन को सावित्री और सत्यवान की प्राचीन कथा है भाई, इसके अंदर इसे अंग्रेजी साहित्य में लंबी कविताओं में से एक माना जाता है। विच इंडियन पोइट वर्क इज बेस्ट नोन फॉर इज एक्सप्लोरेशन ऑफ द लिव्स ऑफ द अर्बन पुअर इन मुंबई। अर्बन जो पुअर हैं, यानी कि जो शहरी गरीब हैं, उनके लिए जो मुंबई है उसके लिए पोइम लिखी गई है, अरुण कोलतार ने लिखी है। अरुण कोलतार का कार्य कौन सी, यानी कि किस पोइट ने लिखी थी भाई शहरी गरीबों के लिए, अरुण कोलतार ने। अरुण कोलतार का कार्य विशेषकर उनकी मराठी और अंग्रेजी कविताओं में अक्सर मुंबई के शहरी गरीबों के जीवन में गहराई से जाना जाता है। उनकी कविता शहर के अंडरबेली के जीवंत चित्रण के लिए जानी जाती है, जो रोजमर्रा के संघर्षों का सार पकड़ती है। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स रोट नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये आपको पता है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इसको। इन द ऑथर ऑफ द पोइम ए रिवर विच कंट्रास्ट द पास्ट एंड द प्रेजेंट ऑफ द साउथ इंडियन सिटी। यानी कि कौन सी पोइम जो एक रिवर है, कंट्रास्ट, कौन ऑथर है रिवर पोइम का, जिसके अंदर कंट्रास्ट दिखा गया पास्ट और प्रेजेंट ऑफ साउथ इंडियन सिटी। ठीक है, साउथ इंडियन सिटी का पास्ट और प्रेजेंट दिखाया गया है रिवर पोइम में। वो किसने लिखी, ए के रामानुजन ने। क्या था, एक रिवर के समय के साथ एक दक्षिणी भारतीय शहर में आए परिवर्तनों का वर्णन करती है, विशेष रूप से उस नदी पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो उनके माध्यम से बहती है। ठीक है, कविता स्मृति परंपरा आधुनिकरण के प्रभाव पर विचार करती है, यानी कि दक्षिण जो रिवर है उसके अंदर दक्षिण भारतीय शहर के अंदर जो आए परिवर्तन है उनका वर्णन करती है। Among the following is the best is the poet of the Looking Glass, a poem that delves into the complexities of gender and identity, यानी जेंडर और जो आइडेंटिटी है। द लुकिंग ग्लास पोइम के अंदर जो मतलब जेंडर और आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है, तो वो इसका पोइट कौन है, कमला दास है भाई। इसकी जो पोइट है कमला दास की लुकिंग ग्लास एक कविता जो महिला पहचान की जटिलता और महिलाओं पर रखी गई अपेक्षाओं की पड़ताल करती है, उनके बड़े काम का हिस्सा जो अक्सर सामाजिक मानदंडों और लिंग भूमिकाओं की आलोचना करता है। हु रोट द पोइम गीतांजलि विच अर्न द ऑथर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। रविंद्रनाथ टैगोर की पोइम है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, विच इंडियन पोइट रोट द पोलाइन ए पोइट इज द स्पोक्समैन ऑफ हिज सोसाइटी। ठीक है, यानी कि ये पोइम किसने लिखी है कि जो पोइट है वो स्पोक्समैन है अपनी सोसाइटी का। निसिम एजेगेल ने लिखी है, और निसिम एजेगेल अपने समाज में कवि की भूमिकाओं पर विचारों के लिए जाने जाते हैं। यह पंक्ति उनकी इस अवधारणा को दर्शाती है कि कवियों को अपने समय की चिंताओं और मुद्दों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उसके बाद है इन विच वर्क डज ए के रामानुजन एक्सप्लोर द थीम ऑफ फैमिलियल रिलेशनशिप्स स्पेशली बिटवीन फादर्स एंड सन्स।
ठीक है। जो A K रामानुजन हैं वो थीम देते हैं फैमिलियल रिलेशनशिप का, स्पेशल रूप से बिटवीन फादर और सन के बीच में। ठीक है, यानी कि जो फादर और सन के बीच के जो रिलेशनशिप के बारे में A K रामानुजन ने पोइम लिखी है वो कौन सा वर्क है उनका, ओबिचरी। रामानुजन की जो ओबिचरी पिता पुत्र के बीच की जटिल संबंध का विचार करती है। यह कविता विरासत, समृद्धि और पारिवारिक कर्तव्य के विषयों की पड़ताल करती है। ठीक है, याद कर सकते हो कोई, वैसे आप ट्रिक के साथ ही याद करना, बिना ट्रिक के निमोनिक्स के बिना आप लिटरेचर लर्न नहीं कर सकते। जैसे इसका भी बना सकते हैं कि ओबिचुरी होने के बाद आदमी कहाँ जाता है, राम के पास जाता है। ठीक है, ऐसे। उसके बाद है विच पोइम बाय कमला दास बिगिन विद द लाइन आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। ठीक है, यानी कि मैं पॉलिटिक्स को नहीं जानती पर मैं उन नामों को जानती हूँ जो पावर में है। ये जो पोइम है, कौन सी पोइम है, ये एन इंट्रोडक्शन पोइम है कमला दास की। इस लाइन से शुरू होती है कि पंक्तियों के साथ शुरू होती है जो उनकी राजनीतिक वास्तविकताओं की जागरूकता और समाज को परिभाषित करने वाली शक्ति संरचनाओं की उनकी क्या था, हाँ, शक्ति संरचनाओं की उनकी आलोचना को उजागर करती है। हु रोट द पोइम नानी विच रिफ्लेक्ट ऑन द डेथ ऑफ ए सर्वेंट वोमेन एंड पोइट्स रिस्पॉन्स टू इट। यानी कि जो नानी जो पोइम है जो एक सर्वेंट की वोमेन की डेथ के ऊपर है और पोइट उसके ऊपर रिस्पॉन्स, यानी उसका पोइट के उसका रिस्पॉन्स है। ये भी एक रामानुजन की पोइम है। नानी एक नौकरानी महिला की मृत्यु पर विचार करती है और यह स्पीकर को कैसे प्रभावित करती है। कविता मृत्यु, समृद्धि, जीवन की अक्षण भंगुर प्रकृति पर ध्यान देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज नोन फॉर हिज यूज ऑफ इंडियन इंग्लिश इन हिज पोइट्री। इंडियन इंग्लिश कौन से पोइट ने यूज की है अपनी पोइट्री के अंदर, तो निसिम एजिकलियन ने यूज की है। एक भारतीय अंग्रेजी के अपने उपयोग के लिए जाने जाते हैं, जो एक विशिष्ट शैली है जो अंग्रेजी कविता में भारतीय भाषण के मुहावरों और लय को शामिल करती है। उनके कार्य अक्सर भारत की भाषाई विविधता को दर्शाते हैं। भारतीय अंग्रेजी निसिम एजिकलियन ने यूज की है। ठीक है, इंडियन इंग्लिश के लिए कौन प्रसिद्ध है, निसिम एजिकलियन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। हु रोट द पोइम नाइट ऑफ द लेपर्ड विच एक्सप्लोर द इंट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड मैन, और नेचर के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो पोइम दर्शाती है। नाइट ऑफ द लेपर्ड ये काकी एन दारू वाला ने लिखी है। केकी एन दारू वाला। नाइट ऑफ द लेपर्ड एक कविता है जो मनुष्य के और प्रकृति के बीच की बातचीत की खोज करती है, जो एक तेंदुए के साथ एक टकराव पर ध्यान केंद्रित करती है। कविता भय, अस्तित्व और मनुष्य और जानवर और दोनों के आदिम प्रवृत्तियों के विषयों पर विचार करती है। विच इंडियन पोइट वर्क इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय ए क्रिश्चियन बैकग्राउंड एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन थीम ऑफ सिन, रिडेम्पशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये सारे थीम किसके अंदर मिलते हैं, किस पोइट के वर्क के अंदर मिलते हैं, तो ये है जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा प्रमुख भारतीय अंग्रेजी कवियों में से एक हैं। अक्सर अपने काम में अपने ईसाई पृष्ठभूमि से विषयों को शामिल करते हैं। उनकी कविता पाप मोचन, आध्यात्मिक और विशाल विश्वास की जटिलताओं की पड़ताल करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोइम बाय निसिम एजिकल, तो भाई हॉक रोस्टिंग निसिम एजिकल के द्वारा जो पोइम नहीं लिखी गई है, हॉक रोस्टिंग। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस ये भी लिखी है। द पैट्रियट और एंटरप्राइज ये इंपॉर्टेंट पोइम है भाई, पुष्पा टीएस वाली। द पैट्रियट भी लिखी है और एंटरप्राइज भी लिखी है निसिम एजिकल ने। हॉक रोस्टिंग टेड ह्यूज की कविता है, न कि निसिम एजिकल की। अन्य 3 कविताएं एजिकल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो प्रत्येक भारतीय जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। विच पोइट वर्क इज सेंटर्ड अराउंड द थीम ऑफ एक्जाइल, पार्टिकुलरली रिफ्लेक्टिंग द एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, यानी कि जो इंडिया के लोग बाहर गए हुए हैं और वो वहाँ से पोइट हैं, तो उसके डायस्पोरा के बारे में किसने लिखा है, आर पार्थ सारथी ने, यानी कि इनको सेंटर्ड करके लिखा गया है ये वर्क। आर पार्थ सारथी का जो कार्य है विशेष रूप से उनका संग्रह रफ पैसेज, निर्वासन, अलगाव, भारतीय प्रवास के अनुभव के विषयों से संबंधित है। उनकी कविता अक्सर हानि और विस्थापन की गहरी भावना को दर्शाती हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द माई मदर एट 66, सबको पता होगा भाई, है ना। तो कमला दास, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यहाँ पे। कमला दास की जो माई मदर एट 66 एक मार्मिक कविता है जो कवित्री की भावना को दर्शाती है। जब वह अपनी बूढ़ी माँ को देखती है, कविता मृत्यु, पारिवारिक बंधनों और समय के बीतने पर ध्यान देती है।
विच इंडियन पोइट वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्या है West native bhakti tradition and his work often reflect theme of devotion and love for Krishna. तो भाई सरोजनी नायडू, लव फॉर कृष्णा, वैष्णवेटिव भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति और जो कृष्णा के प्रति प्यार मिलेगा वो सरोजनी नायडू की पोइम में मिलेगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 30 करेंगे भाई इसकी। ये एक बार फिर से देख लेना, जो है बीच में वीडियो पॉज हो गई थी, सॉरी फॉर दैट भाई। ये A.K. रामानुजन वाली जो पोइम है, देखो ये वाली सारी पोइम एक बार थोड़ा सा डीप स्टडी कर लेना इनकी, क्योंकि लेक्चर सच में अब बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं अब ये क्वेश्चन आपको एक बार दिखा रही हूँ, बस एक बार आप इनकी स्टडी कर लेना। ठीक है, कमला दास की जो ये प्ले हाउस पोइम है, वर्ल्ड प्ले हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। ठीक है, और एक क्लोज द स्काई 10/10 जयंत महापात्रा की पोइम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है ये भी। ओडिशा के बारे में जयंत महापात्रा ने लिखा था, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। उसके बाद है मिडिल क्लास लाइफ के बारे में नीसे मैजिकल ने लिखा है। जयंत महापात्रा ने लिखा है हंगरी अर्थ द गोड्स आर द स्टिल अननोन, ये पोइम लिखी है। उसके बाद है 30 विच इंडियन पोइट इज नोन फॉर हिज लॉन्ग पोइम रफ पैसेज ए पार्थ स्वामी, जो ए पार्थ सारथी को जाना जाता है। ठीक है, afterwards a poem afterwards which reflects on the inevitability of the death and the desire for a peaceful end, जयंत महापात्रा को जाना जाता है। आफ्टरवर्ड मृत्यु की अनिवार्यता और कवि की छवि शांतिपूर्ण अंत की इच्छा पर व्यक्त करती है, इसको दर्शाती है, मृत्यु और समय को। ठीक है भाई, यहाँ तक ये क्वेश्चन थे, तो हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।